हेलो बच्चों, नमस्ते। हमने देखा था कि चैप्टर 5 में अम्ल, क्षार और लवण में हम पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार और लवण के क्या उपयोग होते हैं, जिसमें पिछली वीडियो में आपको बता दिया था हमने कि अम्लों के क्या उपयोग हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्षार और लवण के क्या उपयोग हैं, और इसके साथ साथ ही आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है। ओके, तो बड़े आराम से और ध्यान से बेटा नोट करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। क्षारों के उपयोग। क्षारों के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। देखो, नंबर 1 लिखता हूं मैं। इनका उपयोग अपमार्जक, कागज और वस्त्र उद्योगों में, जैसे कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिख दूं यहाँ को, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक, कागज, अपमार्जक, कागज एवं वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में प्रमुखता से किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में प्रमुखता से किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। ठीक है ना? NaOH, क्षार ही तो है, OH लग रहा है पीछे, और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जहाँ पर आ जाएगा वो कैसे होंगे? सब कुछ क्षार ही तो होंगे। और दूसरा उपयोग इसका, इसमें देखते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, नाम बेटा ध्यान रहेगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता, खेतन की जो मिट्टी हो है ना, अब उसकी अम्लता को दूर करने में। खेतों में मिट्टी नहीं है आपकी, अगर खेतों की मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उसमें फसल कम पैदा होने लग जाती है, और उसकी अम्लता को अगर हमें दूर करना है तो उसमें थोड़ा सा क्षार मिला दो, तो खेत की मिट्टी कैसी हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अम्ल और क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाएंगे, और जब बैलेंस हो जाएगी तो अच्छी पैदावार होने लग जाएगी। अगर इन बात समझ में। और इसका उपयोग और कहाँ पर कर सकते हैं? सफ़ेदी करने में करते हो आप लोग, चूना बनाने में करते हो, कीटनाशक के लिए करते हो, दूर करने में, तथा चूना व कीटनाशक बनाने में। ठीक है ना? और तीसरी बात करूं मैं अगर किसकी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अंग्रेजी में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यानी कि एज ए किसके रूप में? एंटासिड के रूप में। ब्रैकेट में लिख दूं, एज ए किसके रूप में? एंटासिड। भाई पेट में जब ज़्यादा अम्ल बनने लग जाता है तो दर्द और जलन होती है। दर्द और जलन होती है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वे लाल रंग की एक शीशी देता है लंबी सी बोतल में, और उसके लेवल पर आप लिखा देखना, उस पर लिख रहा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और फार्मूला नोट हो रहा होगा ये MgOH का होल ट्वाइस,
MgOH का होल ट्वाइस, ये सूत्र भी आपको उसके ऊपर दिखाई देगा, या फिर उस पर दिखाई देगा आपको और कौन सा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हो सकता है, ये भी एंटासिड के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं, दुर्बल क्षार हैं, और दुर्बल क्षारों का आप इजी वे में यूज कर सकते हो, जबकि प्रबल ना अम्ल को छू सकते हैं ना ही क्षार को छू सकते हैं। तो बेटा देखो, आपको मैंने 3 उपयोग लिख दिए यहाँ पर, किसके लिए, वो क्षारों के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, मैं थोड़ा सा 2-3 उपयोग किसके लिख दूँ, लवण के। देखो लवणों के उपयोग में सबसे पहले बात करते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट की। क्या नाम बेटा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये कहाँ पर यूज होता है, को संगमरमर, देखो संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के रूप में फर्श के लिए यूज करते हो, फर्श पत्थर बिछावे कि ना बिछावे, फर्श बनाने में, लोहे के निष्कर्षण में, निष्कर्षण दिख रहा है, निष्कर्षण, लोहे के निष्कर्षण में, तथा और सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, देखो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। AgNO3 क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग कहाँ जा किया जाता है, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा बेटा, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन सूत्र है, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग, इसका उपयोग करते हैं हम उर्वरक तथा विस्फोटक सामग्री बनाने में, विस्फोटक सामग्री बनाने में। और एक और लिख सकते हैं हम, इसका एक लवण और लिख देते हैं, देखो पोटास एलम, ध्यान दीजिए, पोटास एलम कहते कह रहे हैं, पोटास एलम कहें बेटा, कहते फिटकरी ते, कहते कहें हम फिटकरी ते, और फिटकरी को सूत्र में एक पोत लिख चुके हूँ, तैयार कर जाएं, फिर लिख रहा हूँ, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, कहाँ पे लिखा था, ध्यान करो, क्रिस्टलन जल वाले सूत्र में, क्योंकि इसके अंदर 24 अणु पानी के उपस्थित होते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। तो फिटकरी का उपयोग किस में करते हैं, जल के शोधन में, आपका पीने का जो पानी होता है ना, उसके शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं, फिटकरी का उपयोग करते हैं। तो ये मैंने नोट कर दिया बेटा आपके लिए, क्षारों और लवणों के उपयोग। अम्लों के उपयोग आपको पिछली वीडियो में नोट कर दिए थे, तो फटाफट से इनको नोट कर लो। और अब हम अपने जो टॉपिक है पीएच स्केल, उस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, पीएच स्केल क्या होता है। तो देखो बेटा, अगर हम किसी के तापमान को नापते हैं तो किसका उपयोग करते हैं,
थर्मामीटर का। अगर दूध को नापते हैं, दूध के नमूने की जांच करनी है, तो किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। आ रही है बात समझ में? सामान्य सी बात ध्यान रखो, अगर टेम्परेचर तुमने नापना है तो काई का उपयोग करो? थर्मामीटर को। और अगर यहीं पे मैं बात करूं, यदि हम ताप नाप रहे हैं तो थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं। और अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई बताओ अम्ल और क्षार की सामर्थ्य नापो, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को नापिए आप लोग। सामर्थ्य को मतलब कि कोई बिलियन के अंदर जो अम्ल उपस्थित है वो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, ये अम्ल की सामर्थ्य है गई, वो कितना शक्तिशाली है कि वो कमज़ोर है, ये चीज़ आपको अगर नापनी है तो हम काई को उपयोग करेंगे? पीएच स्केल को। समझ में आ गई बात? अगर हमने तापमान नापना है तो थर्मामीटर का उपयोग करेंगे, और यदि हमको अम्ल और क्षार की सामर्थ्यता का अंकन करना है, मापनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पीएच स्केल का। पीएच स्केल के अंदर हम बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापते हैं। पीएच स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि बिलियन में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं उनकी सांद्रता को नापते हैं, और उससे हमको पता चलता है कि इस बिलियन के अंदर अम्ल क्षार की कितनी सामर्थ्यता उपस्थित है। आगे बात समझ में? अब इस जो पीएच स्केल है, इसको बनाने वाला कौन था? इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है सोरेनसन। पीएच स्केल को डेवलप करने वाला यानी कि बनाने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? सोरेनसन। और सोरेनसन ने 1909 में ये स्केल डेवलप किया था, इस स्केल को बनाया था। आ रही बात समझ में? इसमें देखो दो शब्द यूज आ रहे हैं, पी और एच, दो शब्द यूज आ रहे हैं ना। तो पी तो क्या है? पी तो क्या है? पी तो है एक जर्मन भाषा का शब्द। पी क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द। ये तो जर्मन भाषा का शब्द है जिसको क्या बोलते हैं हम? पुशांस। जर्मन भाषा में पीते क्या बोल रहे हैं बेटा हम? पुशांस। और पुशांस का मतलब होता है शक्ति। हिंदी में पुशांस को हिंदी में अर्थ का है शक्ति। और एच को मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एच को का मतलब वो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता हो है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर तुम हाइड्रोजन आयन के ऊपर बड़ो कोष्टक लगा देंगे तो ये आपको बता रहा है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ रही बात? पीएच स्केल क्या होता है? अगर हमने कहा बिलियन में अम्ल और क्षार की सामर्थ्य का मापन करना है तो किसका उपयोग करेंगे? पीएच स्केल का। और बिलियन में जो उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको किसके द्वारा पता लगाया जाता है? पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल को सबसे पहले किसने बनाया था? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। कब बनाया था? 1909 में। ठीक है ना? पीएच स्केल में दो शब्द उपयोग में करें तुमने, पी और एच। पी जो शब्द है वो तो जर्मन भाषा का है और जिसका अर्थ क्या है? जर्मन भाषा का पुशांस शब्द है, और या को हिंदी में अर्थकार है शक्ति, या को हिंदी में अर्थकार है शक्ति। और एच का है बेटा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इन दोनों शब्दन के अर्थ थे, अगर पीएच को अर्थ निकालो जाए तो का निकल के आवे बताओ? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। निकल के आवे कि ना आवे? हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच को मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति, यानी कि कितने ताकत में, कितनी पावर में, कितनी संख्या में हाइड्रोजन आयन बिलियन के अंदर उपस्थित हैं, उसको कौन बताएगा? पीएच स्केल बताएगा। तो ये पीएच स्केल के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल मैंने आप यहाँ पर दी है। आगे बात समझ में? अब मैं इसकी परिभाषा नोट कर देता हूँ बेटा, और पीएच स्केल को आपको थोड़ा सा ठीक ठाक से एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसको नोट कर देता हूँ मैं, आप लोग भी नोट कर लेना। देखो
pH स्केल। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला यंत्र pH स्केल कहलाता है। इसमें P शब्द, P जर्मन भाषा का शब्द है। P का को जर्मन भाषा को शब्द है, शब्द पुषांश है। जिसका अर्थ शक्ति होता है तथा H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ठीक है ना, ये बताया था आपको हमने, ये हमने नोट कर दिया। देखो यहां मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट सुधार कर दूं, मैं लाऊं। जो शक्ति का सूचक है तथा H हाइड्रोजन आयन का, मतलब P तो सूचक है शक्ति को और H सूचक का को है हाइड्रोजन आयन को। ठीक है ना, सर्वप्रथम सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाया। pH स्केल को बनाने वाला आदमी कौन सा हो गया? सोरेनसन। ठीक है ना, अर्थात इसने, सोरेनसन ने जो परिभाषा दी थी वो pH की क्या है बताओ, वो देख रहे हैं। देखो, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। ये pH की परिभाषा होगी बेटा। pH क्या है? ठीक है ना, pH स्केल के बारे में हमने बता दिया आपको, pH स्केल क्या है, और इस स्केल के द्वारा हम क्या करते हैं? बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाते हैं। तो pH किसे कहते हैं? pH की परिभाषा लिखेंगे आप, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को ही pH कहते हैं। यानी कि आप इसमें और ये भी जोड़ सकते हो कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को ही pH स्केल या pH कहते हैं। ठीक है ना,
अब इसका एक सूत्र भी दिया है, अतः pH इक्वल टू माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये pH का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हमको सूत्र ध्यान में रखना है। अब देखो, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ आरएनएस की संकल्पना में। देखो, चूंकि हाइड्रोजन आयन, भाई हाइड्रोजन आयन कब निकलेंगे? जब तुम अम्ल पानी में मिलाएंगे जब भी तो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। और ये हाइड्रोजन आयन फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, इसलिए पानी के अणु के साथ संयुक्त हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, अतः ये जल के अणु के साथ मिलकर, बताओ कहाँ बना हुआ यार जल के अणु के साथ मिलकर? वहीं तो ध्यान करना पड़ेगा हमने। H3O प्लस, क्या नाम था इसका? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब अगर मुझे बताओ कि पानी में तुम्हारे में अम्ल पड़े हुए हैं और वाको तुमने pH निकालना है। अगर पानी में तुमने अम्ल को डाल दिया है और इसका pH निकालना है, तो अब तुमको पानी में हाइड्रोजन आयन मिलेंगे का? नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे। कौन से आयन मिलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो pH काई को निकलेगो? हाइड्रोनियम आयन को निकलेगो कि ना निकलेगो? और बिनते ही पता पड़ेगो कि हमें कितने अम्ल की सामर्थ्य उपस्थित है, ठीक है ना। तो pH को सूत्र का बन जाना चाहिए, बताओ। pH बराबर माइनस log 10 हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। आगे बात समझ में? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। और एक चीज और स्पेशली ध्यान रखेंगे, अगर क्षार की सामर्थ्य निकालनी है तो pH को सूत्र का बन जाएगा माइनस log 10 हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ये क्षार की सामर्थ्य निकालनी है तो क्षार की सामर्थ्य का pH सूत्र। अगर कोई विलयन में हमने क्षार की सामर्थ्य निकालनी है तो हाइड्रोजन आयन की जगह क्या धर देंगे? हाइड्रोक्सिल आयन धर देंगे, तो क्षार की हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रख देंगे तो अम्ल की हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा ये फटाफट से इसको नोट करो। यहाँ तक इसको मैं आगे लिखता हूँ क्योंकि मेरे को ये मिटाना पड़ेगा। नोट करो यार जल्दी से ना। अब देखो, सोरेनसन ने जो pH स्केल बनाया था उसका चित्र बना देता हूँ मैं आपको। सोरेनसन के अनुसार जो pH स्केल का चित्र बनाया था वो क्या था? एक स्केल बनाओ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ बेटा। लाइन है, ध्यान रखिए कहाँ तक खींची है मैंने। और बीच में एक लाइन और खींचते हो, ठीक है ना। एक है मैं गहरा कर रहा हूँ, एक तो कहेगा गहरा। चित्र देख ले बेटा, और यह चित्र है हम ध्यान से बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और इसमें लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, ठीक है ना। 0, 7 और 14, ठीक है। यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 7 पॉइंट और ये 14। आगे बात समझ में। अब देखो भाई साहब,
इधर तो अम्लों को वर्गीकृत किया गया है, इधर क्षारों को वर्गीकृत किया गया है, और ये 7वां पॉइंट क्या है? उदासीन। 7वां पॉइंट क्या है बेटा? उदासीन। आगे बात समझ में? अब देखो 0 से लेके अगर 7 की तरफ चलेंगे तो अम्ल को पीएच बढ़तो जा रहा है, ये पीएच मान घटतो जा रहा है ना, पीएच मान घटतो जा रहा है, सॉरी पीएच मान घटता जा रहा है, ठीक है ना। और इधर सॉरी घटता नहीं, हाँ यहाँ पर पीएच मान कम है और यहाँ पर है ज़्यादा, बढ़ता जा रहा है। 0 से 7 की तरफ जा रहे हैं ना, तो पीएच मान बढ़ता जा रहा है ना, तो इत की बात कर रहे हैं हम। 7 से लेके इत को ये अम्ल है, और 7 से लेके इत को ये कौन है? क्षार, ठीक है ना। अब अगर कोई को पीएच या जगह पे आवेगो तो बा में अम्ल ज़्यादा होगा, और अगर कोई को पीएच या जगह पे आवेगो तो बा में अम्ल कम होगा, या चित्र से पता पड़ रहा है। ऐसे ही अगर किसी का पीएच इस जगह पर आता है क्षार का, तो बा को ज़्यादा कम क्षार के अणु होंगे मैम, और अगर या जगह पे आवे तो वो अधिक क्षारीय हो कि नहीं होगा? ये बात तो समझ में आ रही है ना तुम्हारे में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम, इस स्केल में 0 से 14 तक अंक होते हैं, जिसमें 0.1 से 6.9 तक अम्लों को तथा 7.1 से 14 तक क्षारों को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। बिंदु 7 उदासीन होता है। जो पॉइंट 7 है वो कैसा है? उदासीन। ये पॉइंट उदासीन है, यहाँ ना तो अम्ल रहेगो ना यहाँ पे क्षार रहेगो। समझ में आ गई बात? तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। अगर आपकी किसी विलयन की पीएच परास इधर आवे 7 से कम आवेगी तो वो अम्लीय होगा, और अगर वह विलयन की पीएच परास 7 से ज़्यादा आती है वो क्षारीय होगा। अगर क्षार का पीएच मान बढ़ता जाता है तो बाकी प्रबलता बढ़ रही है, इतकु प्रबलता बढ़ रही है, क्षार की प्रबलता बढ़ रही है, इधर अम्ल की प्रबलता बढ़ रही है, इधर अम्ल की प्रबलता बढ़ रही है। ध्यान रखिए, अगर अम्ल को पीएच मान कम है तो वो की प्रबलता ज़्यादा है, और इधर क्षार की प्रबलता बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर क्षार को पीएच मान बढ़ता जाएगा तो बाकी प्रबलता बढ़ती जाएगी। अम्ल को पीएच मान कम है तो अधिक प्रबल है, अम्ल को पीएच मान ज़्यादा है तो वो दुर्बल है। अगर क्षार का पीएच मान ज़्यादा है तो वो प्रबल है, और कम है तो वो दुर्बल है। जैसे देखो यहाँ पर लिख दूँ मैं, HCl अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 पॉइंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? HCl अम्ल के पीएच 0.1, तो ये कैसा है? प्रबल अम्ल है। और अगर पीएच मान की बात करें हम NaOH की, तो इसका होता है 14, तो ये कैसा है? वो प्रबल। ये ज़्यादा है कि ना है? ज़्यादा है ना। और ये क्या है? कम है, ये कम है। आगे बात समझ में। और नींबू को पीएच मान वो 4.5 है, नींबू कितने को है? 4.5। और दूध को, दूध का पीएच मान होता है 6.5, 6.5। तो दुर्बल अम्लीय है कोई? दुर्बल अम्लीय है को ना है? वो 7 से कम है। नींबू को 4.5 है तो वो दुर्बल अम्लीय है को। तो दुर्बल अम्ल जो होते हैं उनको आप खा सकते हो, दुर्बल क्षार होते हैं जिनको आप खा सकते हो, लेकिन प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से हम टच भी नहीं कर सकते। ये पीएच स्केल से भी हमको पता चलता है इस जगह पर। समझ में आ रही है ना बात? तो आप लोग इस पीएच स्केल के डायग्राम को बनाइए बेटा, और डायग्राम को बनाने के बाद आप लोगों को
पीएच स्केल के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दी गई है और इसके बाद पीएच के बारे में एक आध न्यूमेरिकल वगैरह या एक आध सवाल और बता देंगे, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।